हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको सीडीपी करवाई थी, वो सीडीपी के जितने भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि जो साइकोलॉजी के थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जो 15 नंबर की पूछी जाती है, उसमें जो थ्योरी यानी कि जो सिद्धांत दिए गए थे, वो उन सिद्धांतों के बारे में आज बात करेंगे। चाहे वो कितने भी सिद्धांत हो, साइकोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया है या किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया। डायरेक्टली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उन सभी थ्योरी के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो पहला चैप्टर है हमारा आज का अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, जिसमें आपकी पहली थ्योरी आती है अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। कल ही मैंने आपको एक दो दिन पहले ही मैंने आपको ये थ्योरी करवाई थी, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी थी। जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है टेट में वो यहीं से ही पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में हेरिचल थ्योरी ऑफ नीड भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसको 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किस किस में? शारीरिक आवश्यकता में, सुरक्षा की आवश्यकता में, स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता में, सम्मान की आवश्यकता में और आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, पहले तो आपको यही ध्यान रखिएगा कि किसने क्या नाम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी और परसों भी एक वीडियो शॉर्ट नोट्स में आपको समझाया था। आज हम केवल उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। इसके अलावा 2 थ्योरी ऑफ की आपकी और आती है आपके अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन में, जो कि थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड ऑफ मोटिवेशन, जिसे आप ईआरजी थ्योरी भी कहते हो। वहां से क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है। और एक और है आपका 2 फैक्टर, ध्यान रखिएगा, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी आपका 2 फैक्टर है, द्विकारक सिद्धांत है उसमें भी। वो किसने दिया था? वो हैंसबर्ग ने दिया था। अब तक वहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो वो हम 2 थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर था हमारा विकास एंड वृद्धि यानी कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर आपके काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जैसे कि पहली थ्योरी थी आपकी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा प्रयोग करा था और उन्हीं के आधार पर जो इनको मिली थी पूरी की पूरी प्रयोग में इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आपके मानसिक संरचना, स्कीमा, आत्मसातीकरण जिसको अनुकूलन भी कहा जाता है, और समाविष्टीकरण जिसको समायोजन भी कहा जाता है, और समायत धारणा, ये 5 प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए थे। और इन्हीं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? 4 अवस्थाएं बताई थी। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7, 7 से लेकर 11 और 11 से 15, ये 4 अवस्थाएं बताई थी, जो कि संवेदीगामक अवस्था थी। दूसरी पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था थी, इसी को इन्होंने 2 भागों में बताया था, जिसको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा बताया था इन्होंने मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, और चौथा बताया था औपचारिक या फिर अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में इन्होंने इसको बांटकर समझाने की कोशिश करी थी हमको। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि किसने दी है? वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। इन्होंने साफ कहा था, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो लड़कों के सामने रखकर प्रस्तुत करी थी, जो कि 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चे थे, लड़के थे, जिन्होंने इन्होंने बताया था कि जो आपकी ये नैतिक विकास होता है वो 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में होता है, मतलब 3 लेवल और आपके 6 स्टेजेस में होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। जो कि 3 अवस्थाएं कौन सी होती है, मतलब 3 लेवल कौन से होते हैं? पूर्व प्राकृतिक अवस्था या फिर परंपरागत अवस्था या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। इन्हीं के अंदर 2-2 आपके कुछ स्टेजेस थे, जैसे कि पनिशमेंट, ओबिडेंस, ओरिटेशन, जिसको आप हिंदी में दंड आज्ञा पालन अभिमुखता कहते हो। दूसरा था आपका साधनात्मक संपेश अभिमुखता। तीसरा था आपका परस्पर एक रूप अभिमुखता। चौथा था आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता। पांचवा था सामाजिक संपर्क अभिमुखता, और छठा था आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये 6 स्टेजेस में इन्होंने बताए थे कि मॉरल डेवलपमेंट हमारा किस प्रकार से होता है। अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया था ये।
नेक्स्ट चैप्टर था हमारा सामाजिक विकास, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, जो कि पहली थ्योरी आती है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था जो बच्चे जन्म से लेकर अपनी जवानी तक यानी कि मृत्यु तक कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, 8 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। जैसे कि आपका पहला था विश्वास बना अविश्वास, दूसरा बना था आपका श्वेतता बना संदेह, तीसरा था पहल बना अपराध बोध, चौथा था आपका परीक्षा बना या परिश्रम बना, हाँ जी परिश्रम बना निष्कृष्टता, पांचवा था पहचान बना योगदान भ्रम, छठा था घनिष्ठता बना अगलाव, सातवां था उत्पादकता बना ठहराव और आठवां था दुनिता बना निराशा। ये 8 स्टेजेस में बताए थे कि मनोसामाजिक बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार होता है। वहीं पर ही सेकंड थ्योरी आ जाती है आपके जन्मजात सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में इनबॉर्न थ्योरी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, चोमेस्की के द्वारा। आप सभी को पता है चोमेस्की ने साफ कहा था जो बच्चा होता है वो जन्म से ही क्या होता है, अपनी क्षमता के साथ पैदा होता है भाषा को बोलने की। बच्चों को किसी भी प्रकार के किसी से कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो जन्म के साथ ही पैदा होता है अपनी क्षमता भाषा क्षमता को सीखने के लिए, जो कि इन्होंने क्या कहा था, उसको LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था। ओके। थर्ड आ जाता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी, वाइगोस्की ने दी थी। जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज किए गए थे वो 3 किए गए थे, कौन कौन से, पहला आत्मसात, दूसरा स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा देना, और तीसरा ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बड़ों के द्वारा सहारा दिया गया और अपने द्वारा किया गया प्रयास के बीच में जो अंतर आता है उसी को क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए थे आपके इसमें सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर था आपका फोर्थ, जो कि था अधिगम, जो कि क्या पहला इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी थी आपकी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, IP पेवलोव के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके कुत्ते को घंटी के ऊपर ही अपने मुंह से लार निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया। ओके, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, पेवलोव के द्वारा। और पेवलोव ने पूरे अनुबंधन के द्वारा यानी कि पूरी प्रक्रिया के द्वारा वो 3 स्टेजेस में बताया था कि अनुबंधन किस प्रक्रिया से हो सकता है। जैसे कि यूएस के प्रस्तुत होने पर UR यानी कि अनस्टिमुलस के प्रस्तुत होने पर आपका कंडीशनल रिस्पांस आप देते हो, या फिर CS के उपस्थिति होने पर US के द्वारा UR यानी कि लार निकलना, और तीसरा था आपका CS के प्रस्तुत होने पर CR की प्रस्तुतिकरण होना। तो ये 3 प्रकार के स्टेज में इन्होंने बताया था। और ये पूरा का पूरा जो टर्म दिया था, इस पूरे के पूरे टर्म को एक साइकोलॉजिस्ट थे वॉटसन, उन्होंने पूरा का पूरा समर्थन करा था। समर्थन दिखाते हुए इन्होंने 2 बच्चे के ऊपर यानी कि जो 11 महीने के थे, पीटर और एल्बर्ट, उनके ऊपर प्रयोग करके दिखाया था, जो कि एक खरगोश से डरता था और एक खेलता था। जो कि एल्बर्ट क्या करता था, उसके साथ खेलता था, और पीटर क्या करता था, उससे डरता था। दोनों को अपोजिट करवा दिया, जो खेलता था उसको डरा दिया और जो डरता था उसको खेलना सिखा दिया वॉटसन ने, पूरे के पूरे इस कंडीशनल के ऊपर निर्भर होके। ओके, यहीं पर ही आपकी सेकंड तो आपकी थ्योरी आ जाती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा। अब स्किनर ने यहाँ पर कबूतर चूहे के ऊपर प्रयोग करके बताया था, लेकिन कबूतर वाला प्रयोग इतना सफल नहीं रहा जितना चूहे वाला प्रयोग रहा था, इसलिए यहाँ पर जो मशहूर हुआ थे वो चूहे की वजह से ये हुए थे। और फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट किसे कहा जाता है, वो आपको BF स्किनर को ही कहा जाता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथी थ्योरी आती है वो कौन सी आती है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसको आप हिंदी में कहते हो और इंग्लिश में कहते हो इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हो, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक ने कहा था जो बच्चे का विकास होता है यानी कि जो बच्चा सीखता है वो 2 अवस्थाओं में सीखता है, एक प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में। प्राइमरी में इंपॉर्टेंट इनकी 3 अवस्थाएं आती थी और सेकेंडरी में 5 आती थी। प्राइमरी में कौन कौन से आते थे, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडिनेस, दूसरा था प्रभाव का नियम यानी कि इफेक्ट का, और तीसरा था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आपका अभ्यास का नियम। ये 3 नियम आते थे आपके प्राइमरी में। सेकेंडरी में आते थे आपकी बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्तित का नियम जिसे आप एटीट्यूड भी कहते हो, संधानात्मक का नियम जिसे आप एनोलॉजी कहते हो, और 5वां था आपका सहचार्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। ये 5 इंपॉर्टेंट सेकेंडरी में इन्होंने शिफ्ट करके बताए थे।
चौथी थ्योरी आ जाती है इसमें सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि सीखने का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर मैंने बताया था, जिसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, कोलर एंड कोफका के द्वारा दिया गया था, जो कि एक मशहूर प्रयोग आप बोल सकते हो, जो कि चिंपैंजी के ऊपर करके दिखाया था। और क्या नाम था उस चिंपैंजी का, सुल्तान नाम था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 5 चीजें होना अनिवार्य है व्यक्ति के अंदर, किसी भी चीज के लिए उनको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या, बुद्धि, पूर्व अनुभव, क्षमता के अनुसार समस्या, समस्या समाधान के साधन और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करना। इन चीजों का होता है तो बच्चे को किसी भी चीज का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारी चीजों को सीख लेता है, उसके अंदर ही होती है। इसलिए कहा था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। ओके, और लास्ट थ्योरी थी इसमें अव्यक्त सीखना, जिसे आप लेटेंट लर्निंग भी कहते हो, जिसे आप बोल सकते हो घुन्ना, छुपा रुस्तम, उसको सारी चीजों का ज्ञान होता है लेकिन वो दिखाता, शो ऑफ नहीं करता, जो कि किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। टॉलमैन ने भी इसके ऊपर प्रयोग करा था, चूहों के ऊपर प्रयोग करा था, उनको भूल भुलैया में डालकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे अधिगम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अधिगम आंतरण, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा लर्निंग कर्व बनता था वो किसके कारण बनता था, तो आपके पूर्व ज्ञान के अनुसार और आपका कार्य करने के अनुसार, उसके अनुसार आपका आंतरण देखने को मिलता था, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट दो थ्योरी थी, जो कि पहला था आपका समान अवयव का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्या कहा था थॉर्नडाइक ने कि पुराना ज्ञान अगर नए ज्ञान के समान हो तो सीखने में क्या होता है आपका, वो बिल्कुल आसान होता है, नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। और वहीं पर ही दूसरी थ्योरी दी गई थी सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो C.H. जूड के द्वारा दिया गया था, यानी कि चार्ल्स हडबर्ड जूड के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने कहा था अगर बच्चों को किसी कार्य के लिए पूरा का पूरा नियम बता दिया जाएगा तो बच्चा जो होगा वो जल्दी से सीखेगा उस कार्य को और आसानी से सीखेगा। इसी को क्या कहा था, सामान्यीकरण का सिद्धांत कहा था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। यहां से आपकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, जिसमें आपकी पहली आती है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का आपका सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी थी, तो वेसलर ने दी थी। ओके, वहीं पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ टू फैक्टर, वो किसने दिया था, वो स्पेरमैन ने दिया था। स्पेरमैन ने ही कहा था जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। ये दो प्रकार की बुद्धि बताई थी स्पेरमैन के द्वारा। दूसरी थ्योरी थी आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, वो एच गार्डनर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो बताया था वो बोला था बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की। कौन कौन सी, भाषकीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, व्यक्तित्व आत्म बुद्धि और व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, ये और लास्ट बताया था अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। जिस प्रकार की बुद्धि बच्चे में देखने को मिलेगी उसी प्रकार का उसका विकास आगे को मिलेगा। तो ओके, तो ये पूरा का पूरा गार्डनर ने बोला था 9 प्रकार की बुद्धि होती है व्यक्तियों के अंदर, जैसे कि स्पेरमैन ने बोला था 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट था आपका बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जो कि क्या था, वो आपका इंग्लिश में स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 3D थ्योरी भी कहा जाता है इसको। किसके द्वारा दिया गया था, तो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। गिलफर्ड ने बोला था जो आपके बुद्धि के आयाम होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं और कारक कितने होते हैं, 180 कारक होते हैं। यही आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी में इसमें बताया गया था। 3D प्रकार की हमारी बुद्धि देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट थ्योरी थी इसमें बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, जिसको ट्रिचल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया था, वो स्टैनफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की बुद्धि कहता है इन्होंने, जो कि कथा आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत यानी कि बुद्धि कह सकते हो, दूसरा अनुभवनात्मक उप सिद्धांत और तीसरा घटीय उप सिद्धांत या विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि इनके द्वारा बताया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा बुद्धि का मापन यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, वो बिनेट साइमन के द्वारा किया गया था। कब, 1905 में बिनेट साइमन टेस्ट बना था बुद्धि परीक्षण के लिए, जिसमें परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी, वो 30 प्रश्नों की संख्या रखी गई थी। कठिनाइयों के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया था। उसी के साथ साथ में फिर 2 बार टेस्ट और बने थे, जो कि कब कब बने थे, एक बना था बिनेट साइमन टेस्ट 1908 में, जो कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था, वो 3 से लेकर
13 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया था, जिसमें पहली बार मेंटल एज यानी कि आपकी मानसिक आयु की बात की गई थी, उसमें उपयोग किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में उसी को 1910 में गोडगार्ड के द्वारा उसको इंग्लिश में अनुवादित किया गया था। अब तक जितना था वो फ्रेंच में था, फ्रेंच लोगों के लिए था, बच्चों के लिए था, लेकिन गोडगार्ड ने उसको 1910 में इंग्लिश में अनुवाद किया और सभी देशों में पढ़ा गया। पढ़ने के अनुसार लोगों ने अपने कुछ सुझाव दिए और सुझाव के अनुसार ही बिनेट साइमन ने एक और टेस्ट बनाया 1911 में। तो ये तीनों टेस्ट जो बनाए थे वो फ्रेंच बच्चों के लिए बनाए गए थे और बिनेट साइमन के द्वारा बनाए गए थे। उसी के बाद में 1912 में एक आपके विलियम स्ट्रेन थे, उन्होंने कहा था जो अब तक मानसिक आयु मेंटल एज का इस्तेमाल हो रहा था उसकी जगह बुद्धि लाब्धि यानी कि आईक्यू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। तो विलियम स्ट्रेन के द्वारा 1912 में सुझाव दिया गया था और स्टैनफोर्ड टेस्ट 1916 में बना, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, वो स्टैनफोर्ड कॉलेज में एक आपके विद्यार्थी यानी कि आपका अध्यापक यानी कि एक टीचर थे टर्मन, उनके द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने पहली बार मानसिक आयु की जगह पर क्या इस्तेमाल किया था, आईक्यू इस्तेमाल करा था। तो उसी टेस्ट को क्या बोला गया था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। बिनेट टेस्ट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वो बिनेट का टेस्ट था। ओके, जो कि बनाया किसने था, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक जो थे टर्मन, उनके द्वारा बनाया गया था। जो कि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुना में 100, मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इनटू में 100, ये पूरा का पूरा इन्होंने टर्म प्रस्तुत किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी किस प्रकार की हो सकती है। देखिए, पहला इन्हें जो दिया गया था वो जो उसकी पूरी परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी, वो 1937 में ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने पूरी की पूरी 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करके अपनी 50वीं परिभाषा दी थी और सबसे मान्य परिभाषा उसको मानी गई थी। और उसी के अनुसार पे व्यक्तित्व के सिद्धांत को यानी कि व्यक्तित्व के जो प्रकार बांटे गए थे वो सबसे पहले 400 BC में बांटे गए थे। वो किसके अनुसार, वो द्रव्य के अनुसार यानी कि द्रव्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, जो कि किसने बांटे थे, वो हिप्पोक्रेट्स एक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा बांटा गया था। जो कि उन्होंने बोला था इंसान में जो होते हैं वो 4 प्रकार के पित्त पाए जाते हैं, जो कि पीला पित्त, काला पित्त, खून और कफ। अगर जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की पित्त पाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि काला पित्त है किसी के अंदर, तो वो कैसा होगा, वो निराशावादी होगा, या फिर किसी में पीला पित्त होगा तो वो कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा। तो इस प्रकार के द्रव्य के आधार पर पर्सनैलिटी को बांटने की कोशिश करी थी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और दूसरा टेस्ट आया फिर इसका आपका शारीरिक संरचना के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल के आधार पर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, वो क्रेशमस और शेल्डन के द्वारा दिया गया था। जो कि इन्होंने, क्रेशमन ने बोला था 4 प्रकार के व्यक्तित्व में बांटा जा सकता है और शेल्डन के द्वारा 3 प्रकार में। जो कि क्रेशमस के द्वारा बांटा गया था वो 4 कौन कौन से थे, पिकनिक टाइप था पहला, जिसका कद छोटा होता था, गर्दन छोटी होती थी, शरीर थुलथुला मोटा होता था, खाने पीने के शौकीन होते थे और साथ ही साथ में सोने के शौकीन होते थे, उनको क्या कहा गया था, पिकनिक टाइप का। दूसरा था एस्थेनिक टाइप का, जो कि क्या नाम रखा उनका, जिनका कद लंबा, शरीर दुबला पतला, चिड़चिड़े स्वभाव के होते थे, सामाजिक नहीं होते थे, उनको क्या कहा था, एस्थेनिक टाइप। इसी को ही शेल्डर ने क्या कहा था एक्टोमॉर्फी कहा था, और पिकनिक टाइप को क्या कहा था, एंडोमॉर्फी कहा था। और तीसरा दिया था क्रिसमस के द्वारा वो एथलिक टाइप, मतलब जिनका औसत कद होता था, स्वस्थ शरीर होता था, रोग से रहित रहते थे, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते थे और उनको क्या मिलती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती थी। उसी को क्या कहा था आपके क्रिसमस के द्वारा, वो आपके एथलिक टाइप का व्यक्ति कहा गया था। उसी को ही शेल्डर ने क्या कहा था, मेसोमॉर्फी कहा था। और यही 3 बताए थे शेल्डर के द्वारा, लेकिन चौथा बताया था क्रिसमस के द्वारा, जो कि क्या था, वो ड्राइप्लास्टिक टाइप था। मतलब इसमें जो व्यक्ति होता था ना, उसमें एक प्रकार से ज्यादा प्रकार के व्यक्तियों के गुण उसमें देखे जाते थे, विशेषता पाई जाती थी। तो ये 4 और 3 प्रकार में बांटे थे क्रिसमस और शेल्डन ने। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है आपकी मानसिक गुणों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल ट्रेटेड, जो कि किसके द्वारा बांटा गया था, वो जुंग के द्वारा बांटा गया था, जिसको हिंदी में यूंग कहते हैं। जो कि कौन कौन से बांटा था, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी कौन होते थे, तो वो व्यक्ति होते थे जो कि एकांत में रहना पसंद करते थे, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और पुराने विचार के हुआ करते थे। वहीं पर ही बाह्यमुखी वाले व्यक्ति वो होते थे जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे, सामाजिक होते थे और नए विचार को क्या देते थे, वो अपना पूरा का पूरा संयोग देते थे। उसी के अनुसार पर कुछ समय बाद एक और आपका टाइप निकाला गया था, कौन सा, उभयमुखी। अब उभयमुखी कौन से व्यक्ति होते थे, जिसमें दोनों प्रकार के आपके क्या पाए जाते थे, पर्सनैलिटी पाई जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, उभयमुखी।
फिर कुछ समय बाद व्यक्तित्व का आधुनिक प्रकार आया जिसको टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, फोफायरमैन एंड रोसमैन के द्वारा दिया गया था। जिसमें टाइप ए में कहा गया था कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो काम के बोझों के तले नीचे दबे रहते हैं, हमेशा काम इनके पास ज्यादा होता है और समय कम होते हैं, हमेशा जल्दबाजी में ये होते हैं। और इनको रोग कौन सा बताया था, तो हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक और रक्तचाप यानी कि आपकी बीपी की बीमारी इनको देखने को मिलती थी। और वहीं पर ही टाइप बी के जो लोग बताए गए थे वो टाइप ए के बिल्कुल विपरीत थे, जो कि काम को हमेशा क्या लेते थे, मजे में लेते थे, काम कम होता था और उनके पास समय ज्यादा होता था। उसी को देखते हुए बाद में टाइप सी और टाइप डी भी निकाला गया, जो कि निकाला गया था टाइप सी किसके द्वारा, मॉरिस के द्वारा। ओके, तो ये था आपका व्यक्तित्व का आधुनिक प्रकार। और फिर कुछ समय बाद व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी निकाला गया। वो किसके द्वारा निकाला गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा निकाला गया था, जिसमें व्यक्तित्व का पहला ज्ञानात्मक 3 सिद्धांत दिए थे। जो कि पहला था व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें आपने पढ़ा होगा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में बात की गई थी। दूसरा निकाला था व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत, जिसमें इडम, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की गई थी। और बाद में उसी को सुलझाने के लिए कि किसी भी प्रकार की चिंता से निकलने के लिए किस चीज से हमें करना चाहिए। और उसके बाद में आपका दिया गया था व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, जो कि कौन कौन से स्टेजेस में बांटे गए थे, 5 स्टेजेस में बांटे गए थे। पहला मुख्य अवस्था ओरल स्टेज, दूसरा गुदावस्था यानी कि एनल स्टेज, तीसरा शैशवान अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज, और चौथा सुप्त अवस्था या अव्यस्त अवस्था जिसको लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता था, और पांचवा और लास्ट जनेंद्रिय अवस्था यानी कि जेनेटिकल स्टेज। इन 5 अवस्थाओं में बांटकर अलग अलग क्रिटिसाइज किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ओके, इसी में आपका एक और टेस्ट दिया गया था, वो व्यक्तित्व आविष्कारक दिया गया था, जो कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें क्या करा गया था, तो इसमें आपकी एक प्रश्न की सूची आपको दी जाती है, जो कि प्रश्न बिल्कुल सरल और छोटे और सीधे होते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे उत्तर कैसे देने होते हैं, वो हाँ या ना में देने होते हैं। इसी प्रकार के 3 प्रकार के टेस्ट बनाए गए थे। इसमें कौन कौन से, MMPI, दूसरा बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, और तीसरा PF16, जो कि MMPI की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपकी, तो मिनीसोटा मल्टीफेक्स पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो इसका नाम दिया गया था, जो कि किसके द्वारा ये साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था, तो हाथवे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा ये टेस्ट बनाया गया था। दूसरा था आपका बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, जो कि बेल के द्वारा ही बनाया गया था। और तीसरा था आपका PF16, जिसे फुल फॉर्म में पर्सनैलिटी फैक्टर भी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, कैटल के द्वारा बनाया गया था। यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसको समझाने से पहले आप प्रोजेक्टिव मेथड को और समझ लीजिए। तो प्रक्षेपी विधि यानी कि प्रोजेक्टिव जो मेथड थे, इसमें आपके 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए गए थे। कौन कौन सा, तो पहला था आपका शब्द संचय विधि, जिसे आप वर्ड एसोसिएटिव मेथड भी कहते हो, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, जुंग के द्वारा दिया गया था। इस परीक्षण में क्या होता था, तो आपके एक शब्दों की सूची सुनाई जाती थी और उन शब्दों में से आपको एक उपयुक्त शब्द चुनकर बताना होता था कि आपको कौन सा शब्द चुना है, और उसी के आधार पर आपको क्या दी जाती थी, आपकी पर्सनैलिटी बताई जाती थी। उसी को क्या कहता था, शब्द संचय विधि कहा जाता था। दूसरा था आपका व्याख्या पूर्ति परीक्षण, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन टेस्ट भी कहा जाता है, जो कि रोड एंड रोटर के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता था, तो इस परीक्षण में आपके कुछ अधूरे वाक्य दे दिए जाते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना, वैसे तो उसी के अनुसार आपको उसमें आपको फिल करना होता था। जैसे कि मेरी माता डैश, ईश्वर डैश, मेरे मित्र डैश, तो उसमें आपको भरना होगा कि क्या होगा, मेरी माता बहुत अच्छी है, ईश्वर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो सबों का ध्यान रखते हैं, और मेरा मित्र मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो इस प्रकार के आपके फुल फॉर्म भरनी होती थी और उसी के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी को व्यक्त किया जाता था। तीसरा था आपका रोशर टेस्ट, जिसको इंग्लिश में रोशर टेस्ट ही कहा जाता था, या फिर इंक बोल्ट टेस्ट भी कहा जाता था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, वो रोशर टेस्ट यानी कि रोशर के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता था, तो इस परीक्षण में आपको ना 10 कार्ड दे दिए जाते थे शाही के धब्बे वाले, और उन शाही के धब्बे के अनुसार आपको बताना होता था तो उन कार्डों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो चीज आपको उसमें दिखाई देती थी उसी के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी को सामने व्यक्त आपके द्वारा बताया जाता था। चौथा था आपका विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसे आप इंग्लिश में थर्मेटिक अप्रेंटिस टेस्ट भी कहते हो, जिसको आप कभी कभी TAT भी कह देते हो। जो आपको TAT दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा ये दिया गया था। ओके, इसमें था क्या, तो इसमें आपको ना 30 कार्ड आपके सामने प्रस्तुत करते थे, 10 मेल के होते थे, 10 फीमेल के होते थे, और 10
आपके मिक्स कार्ड होते थे और एक अलग से कार्ड होता था। तो आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, मतलब आप जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उसी के आधार पर आपको शुरू में 10 कार्ड दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको 10 मिक्स कार्ड दिए जाएंगे और उसके बाद में आपको एक सिंपल कार्ड दिया जाएगा, उस पर आपने एक चित्र बनाकर स्टोरी लिखनी होती थी। तो पूरे के पूरे कार्डों को दिखाकर आपके ऊपर पर्सनैलिटी को व्यक्त करने की कोशिश इसमें की जाती थी। और लास्ट आपका दिया गया था बाल आत्मबोधन परीक्षण, चाइल्ड प्रेजेंटेशन टेस्ट, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, वो बेलोक के द्वारा दिया गया था। अब ये बेलोक कौन थे, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 3 से लेकर 10 वर्षों के बच्चों के लिए एक परीक्षण बनाया था, जिसमें इन्होंने 10 कार्ड पशुओं वाले चुने थे, यानी कि जानवर वाले 10 कार्ड चुने थे और उन कार्डों को बच्चों को दिया जाता था। बच्चों को पूछा जाता था कि उनमें से, उन कार्डों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मतलब उन कार्डों में से देखकर उनको बताता होता था कि उनको उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, और जो बच्चे बताते थे उन्हीं की प्रकार पर उनकी पर्सनैलिटी को सामने व्यक्त किया जाता था। ओके, तो ये थे आपके प्रोजेक्टिव मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। अब बात कर लेते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट में या फिर आपके पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आपके 3 टेस्ट पर आपके प्रोजेक्टिव मेथड से उठा लिए जाएंगे और एक टेस्ट आपका पर्सनैलिटी इन्वेंटरी से उठा लिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड यानी कि प्रक्षेपी विधि का आपका एक उदाहरण नहीं है, एक पूरा टेस्ट नहीं है। तो आपको वहां से देखने को जो मिलता है वो अधिकतर बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी टेस्ट देखने को मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्टिव मेथड कौन से हैं और आपकी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी यानी कि व्यक्तित्व आविष्कारक कौन से आपके टेस्ट हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थे आपके पूरे के पूरे साइकोलॉजी चैप्टर के। ये सारे के सारे थ्योरी मैंने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो कैसी लगी हो, नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने साथ में, उसके साथ साथ में आप अपने सुझाव लिखने ना भूलिएगा कि किस प्रकार का आपको पूरा का पूरा ये वीडियो लगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी वीडियो के रिलेटेड डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आपको कल के एग्जाम के लिए पहले से एडवांस में ही बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप सभी का पेपर अच्छा जाए, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी कराने की कोशिश करी है मैंने आपको। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।